नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और आज हम देख रहे हैं कि बाजार की शुरुआत अच्छी तो हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से प्रेशर आ रहा है और निफ्टी बैंक आ गया है लाल निशान में 55,100 के नीचे। 55,300 के लेवल हम देख रहे थे, लेकिन 55,100 के नीचे है और आज दायरा काफी सीमित है। हालांकि अच्छी खबरों का सपोर्ट तो था, लेकिन वो सपोर्ट बहुत ज्यादा काम कर नहीं रहा है बाजार के लिए। अब ये भारत पर 25% जो अतिरिक्त टैरिफ की डेडलाइन है काफी करीब है। 27 अगस्त है उसकी डेडलाइन। फेड ने दरों में कटौती के संकेत दे दिए हैं। तो इन फैक्टर्स के बीच में बाजार में निवेशक क्या करें, फेस्टिव सीजन में खपत को कितना बूस्ट मिलेगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट देवीना मेहरा। देवीना मैम, बहुत शुक्रिया एक बार आपका फिर से आज समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। एक चीज आपसे देवना में हम समझना चाहेंगे। ये अब कहा जाने लगा है कि कंजम्पशन को सरकार बूस्ट देना चाह रही है और इसी कड़ी में जीएसटी की दरों को थोड़ा कंसोलिडेट करने, दो दरें हटाकर दो दरें करने का, थोड़ा कंज्यूमर को राहत देने का फैसला है। लेकिन कंज्यूमर्स को राहत मिलना और कंजम्पशन को बूस्ट मिलना, ये मुझे लगता है थोड़ी अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज सस्ती होगी तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। आप कैसे देख रही हैं इस जीएसटी को और आपको लगता है कि ये बाजार को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा? बाजार को सपोर्ट की बात तो अलग है, लेकिन कंजम्पशन को कुछ तो फर्क पड़ना ही चाहिए। अब ये बात अलग है, मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं सिटी बैंक में काम करती थी, हम लोग का एक ऑफ साइट हुआ था जिसमें एक डिपार्टमेंट ने कहा कि हम लोगों ने ये चीज दिन रात काम करके ठीक की। और वो बॉस ने यही बोला कि लेकिन प्रॉब्लम भी तो आप ही ने क्रिएट की थी, तो प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको सॉल्व कर रहे थे। कुछ हद तक जीएसटी भी वही है कि आप पहले इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी। अब इससे ये जरूर होगा कि आप बहुत शॉर्ट टर्म में देखें, जो मेरा अपना मानना था कि दूसरी तिमाही से आपको नतीजों में कुछ बेहतरी नजर आने लगेगी। और उसका कारण था कि मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन की दर कम हुई थी और उसके कारण आपको रेवेन्यू लेवल पर भी फायदा होने की बात थी। और दूसरी बात यह थी कि मार्जिन में, क्योंकि खासकर कच्चे तेल का दाम घटा, खाद्य पदार्थों का दाम घटा, तो उससे दो चीजें होती है। एक तो कि आपका मार्जिन, जैसे अगर खासकर पेट्रोकेमिकल्स तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज करती है, तो वो एक चीज होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि आप हाउस होल्ड बजट में, जो उपभोक्ता का मंथली बजट है, उसमें अगर ये सब चीजें, खाद्य पदार्थों के दाम जैसे पिछले 2 वर्षों में बहुत अधिक हो गए थे, तो उसके कारण आपके पास बाकी चीजें खरीदने का पैसा नहीं था, तो ये सब चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अब ये जरूर हो जाएगा कि अब ये जीएसटी की बात के कारण ये कुछ लोग जो कुछ खरीदने वाले थे उसको वो लोग डिले कर देंगे। तो आपका हो सकता है कि दूसरी तिमाही के जो रिजल्ट हो उस पर इसका असर कुछ हद तक नेगेटिव ही हो। अब ये बात अलग है कि हाँ, बाजार देखेगा कि ये टेम्परेरी चीज है और आगे रेट कम होंगे तो अब बढ़ेगी कंजम्पशन, तो ये लेकिन ये सच्चाई तो ये है कि दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एब्सोल्युटली देवीना जी, स्वागत है आपका 18 स्वदेश में। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मानसी दिस साइड, ये कंजम्पशन स्टोरी इस वक्त प्ले आउट हो रही है और चर्चा का विषय जरूर बनी है, लेकिन उसके अलावा भी कौन से सेक्टर्स है इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? निवेश के लिहाज से क्या रणनीति बनानी चाहिए हमारे माध्यम से आपको सुन रहे निवेशकों को? देखिए, अगर मैं अपने पीएमएस को देखती हूँ तो हमारा अभी पिछले जो 1.5 साल से जिसमें हम लोग का ओवरवेट था, वो फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स, वो अभी तक बना हुआ है। उसके अलावा ऑफ कोर्स एक्सक्यूज मी, बैंकिंग ने भी अ, अच्छे इधर रिजल्ट दिए हैं। एफएमसीजी इधर लगभग 6 महीने से हमारा एफएमसीजी में भी रुझान बढ़ा है, वहाँ ओवरवेट है। तो वो सेक्टोरली तो ये है, लेकिन आप एक चीज और ये देखिए कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप बाजार को देखें तो इंडेक्स ऑल टाइम हाई से 7 से 10% ऐसे नीचे है, लेकिन आपके शायद जो दर्शक हो उनको अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा दुख दर्द नजर आ रहा हो। और उसका कारण है, अभी लगभग एक हफ्ता पहले का जो नंबर देख रही थी कि 90% स्टॉक 10% से ज्यादा गिरे हैं। 62% है जो 30% से ज्यादा गिरे हैं और 22% ऐसे हैं जो 50% से भी ज्यादा गिरे हैं।
तो इसके कारण इस बार ब्रेथ ऐसी रही है। नॉर्मली होता है कि 40-50% स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं, और अब इस बार ऐसा स्थिति रही है कि जिस डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंडेक्स आप देख रहे हैं, खाली 10 से 15% स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। तो इंडेक्स पूरी तरह से जो एक तरह कहें पेन है उसको कैप्चर नहीं कर रहा है। देवेना मैम, अब ये जीएसटी को लेकर जो पीएम मोदी ने अनाउंस किया, तो माना ये जाने लगा कि नहीं, अब हम लोग डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे और कंजम्पशन को अगर बूस्ट होता है तो बाजार फिर पुरानी चीज़ों को आगे भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ये 25% जो एडिशनल टैरिफ है ये 27 अगस्त से लागू होगा, और ऐसा लग रहा है कि अब लागू हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत तो हो नहीं रही है। दूसरी चीज ये कि एक जो कंसर्न था बाजार के लिए, जियो पॉलिटिक्स, तो जिस तरह से ट्रम्प ने बैठक की पुतिन के साथ और फिर जेलेंस्की के साथ, ऐसा लगा कि वो मसला धीरे धीरे सुलह हो जाएगी और बाजार के लिए एक तनाव का विषय बना हुआ था वो थोड़ा सा हट जाएगा। आपको लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में ये दोनों के दोनों चीजें बाजार को परेशान करेंगे, या फिर टैरिफ वाली टेंशन से बाजार अब आगे बढ़ चुका है? आपका मैम सेंस क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स बाजार में तनाव बनाया हुआ था, ये तो बात कुछ सच नहीं लगती है। रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, और मैं ये आज नहीं कह रही हूँ, जिस दिन वो वॉर शुरू हुई थी, जिस दिन, उसी दिन मैंने टीवी पे भी आके कहा था, एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि ये सब जो वॉर होती है, नंबर 1, वॉर जल्दी खत्म नहीं होती है, चाहे कितना भी मिसमैच हो। मतलब आप समझिए, अमेरिका और अफगानिस्तान या अमेरिका और वियतनाम का क्या मुकाबला, फिर भी कोई कोई ऐसा वॉर नहीं होता जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। वॉर खत्म नहीं होती, लेकिन बाजार उसको भूल जाते हैं। तो मैंने तो पहले दिन ही, जब सब इतना हाहाकार मचा हुआ था, उस दिन इंडेक्स 5% एक दिन में गिरे थे, मैंने कहा था आप देखिएगा कि बाजार इसको बहुत जल्दी भूल जाएगा। तो जियो पॉलिटिक्स की रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है उसके कारण हमारा बाजार ये करेगा या वो करेगा, वो अलग चीज है, वो नहीं मेरे हिसाब से उसका कोई मायने है। जहां तक टैरिफ की बात है, ये तो है कि एक तो आप जीडीपी के लिहाज से भी देखें तो हम बहुत ज्यादा निर्यात ओरिएंटेड देश है नहीं, और पिछले करीब 12-13 साल में तो और कम हो गया है हमारा निर्यात का क्षेत्र। और अगर आप लिस्टेड कंपनीज में देखें तो वो परसेंटेज इवन कम है, क्योंकि ये सब जो अमेरिका को निर्यात करते हैं हम लोग, जेम्स एंड ज्वेलरी या टेक्सटाइल, उसमें लिस्टेड स्पेस में बहुत अधिक उसका मायने नहीं है, उससे बाजार ऊपर नीचे नहीं होगा। और जो जो ऐसे हैं जैसे फार्मा है, फार्मा ऑफ कोर्स ये जनरल टैरिफ में नहीं है। अब ये सवाल है कि फार्मा पे टैरिफ कभी लगेगा या नहीं लगेगा। अब एक तरफ तो ट्रम्प ये बोलते हैं कि अमेरिकन के लिए ये इतना ज्यादा हेल्थ केयर कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो अब उसमें फिर ये आप और बढ़ाना चाहेंगे क्या, क्योंकि भारतीय जो फार्मा कंपनी है वो तो कम दाम पर ड्रग सप्लाई करती है, तो वो अब कितना उस पर असर होगा। वैसे ये बात अलग है, मैंने आपको बोला फार्मा और ऑटो कंपोनेंट्स में हम लोग ओवरवेट है, लेकिन हम लोगों ने वो देखा था कि हमारे पास जो कंपनीज हैं वो ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड हैं, उसमें निर्यात का परसेंटेज काफी कम है। देवीना जी, एक और स्पेस है जिस पर आपका टेक मैं समझना चाहूँगी, आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में चैलेंजेस और कंसर्न्स की वजह कई सारी हैं भी। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी का जो बूस्ट है, उससे सेक्टर एक तरह से जूझ रहा है। एंड नेचर ऑफ एआई टुडे इज बाउंड टू क्रिएट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन नोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर और इक्विटी मार्केट रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से एम्प्लॉयमेंट में चैलेंजेस हैं, उस पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने इस पर एक कॉलम लिखा था कि हम लोग दो चीज को मिक्सअप करते हैं कि आईटी कंपनीज का क्या फ्यूचर है और आईटी में एम्प्लॉयमेंट का क्या फ्यूचर है। ये दोनों अलग चीज हैं। आईटी में एम्प्लॉयमेंट देश के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि पिछले 25 साल में आईटी सर्विसेज में बहुत सारा डायरेक्ट भी एम्प्लॉयमेंट हुआ, और उस एम्प्लॉयमेंट के कारण सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट भी होता है कि राइट फ्रॉम ड्राइवर्स एंड नैनी से लेके आपको सिक्योरिटी गार्ड और रियल एस्टेट, रिटेल, फूड डिलीवरी, सब पर असर आता है, और देयरफॉर वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो वो जो एक बड़ा ड्राइवर था एम्प्लॉयमेंट का, और एम्प्लॉयमेंट में वैसे भी हम लोग के पास कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वो
उस पर तो बुरा असर होगा ये सब एआई वगैरह का। लेकिन अब दूसरी चीज़ है कि क्या कंपनीज़ अपने को बदल के ये नए जो नई दुनिया है उसके लिए ढाल पाएँगी? तो मेरे हिसाब से कर पाएँगी, क्यों इससे पहले भी बहुत कुछ आया जिसमें लगा कि आईटी सर्विसेज़ का एकदम मॉडल ही डिसरप्ट हो जाएगा, चाहे वो शुरू में Y2K था कि उसके बाद तो मतलब धंधा बंद हो जाएगा, Y2K का ही तो सारा बिज़नेस है। फिर वो क्लाउड आया, वेरियस चीज़ें आई, डिजिटलाइज़ेशन आई, तो वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो इसमें भी एडाप्टेशन तो चल ही रहा है। जिस चीज़ का मुझे दुःख होता है कि आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ जो इंडिया में हैं, उन्होंने इतने सालों से इतना कैश जनरेट किया, आपके पास एजुकेटेड लोग भी थे, पैसा भी था, फिर भी आप मतलब आपने अप द वैल्यू चेन आप नहीं गए कि हम लोग खुद ही टेक्नोलॉजी कंपनी रियली बन जाए रादर देन आईटी सर्विसेज कंपनी। तो अभी तक भी आपका पर एम्प्लॉई जो रियलाइजेशन है वो $50,000 के पास ही है, तो वो मेरे हिसाब से बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो लोग अपना जो बेसिक मॉडल है वो अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल देवीनाथ जी, एम्प्लॉयमेंट बहुत शुक्रिया जरूर आपका कम हमारे। हो। जी जी। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं कह रही थी एम्प्लॉयमेंट पे जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही, कि आपको स्पेशली जो एंट्री लेवल पे उस तरह के लोग नहीं इतने चाहिए होंगे जैसे पहले चाहिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल देवीनाथ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर वो डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली अपना व्यू हमारे सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू।